देखिए बच्चों, अगला चैप्टर है हमारा वंशागत का आणविक आधार। वंशागत का आणविक आधार चैप्टर 9 है। पहले हमने चैप्टर पढ़ा था वंशागत का गुणसूत्रीय आधार। अब यहाँ पे है आणविक आधार। यहाँ पे अणुओं वाला सिस्टम चलेगा। देखते हैं क्या होता है। पहले इसमें फर्स्ट हेडिंग है आनुवांशिकता या वंशागति। आनुवांशिकता या वंशागति से आप क्या समझते हैं? एग्जाम पेपर में पूछा जाता है, कम से कम 1 या 2 नंबर में आता है। आनुवांशिक लक्षण से आप क्या समझते हैं, या आनुवांशिकता क्या होती है, या वंशागति क्या होती है। तो इसमें ये देखना क्या होती है। तो जीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत मतलब स्थानांतर ट्रांसफर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। मतलब जीवों के, चाहे कोई भी जीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। इन्हीं लक्षणों के वंशागत मतलब ट्रांसफर होने की क्रिया, वंशागत होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं। ठीक है, मतलब इन्हीं लक्षणों के, जिन लक्षणों के जो आनुवांशिक लक्षण है उनके लक्षणों के वंशागत स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं। इनको आनुवांशिक विशेषक भी कहा गया है या माना गया है। एक अलग से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आनुवांशिक विशेषक से आप क्या समझते हैं? आनुवांशिक विशेषक से आप क्या समझते हैं? तो आनुवांशिक विशेषक क्या है? वही आनुवांशिक लक्षण है, आनुवांशिकता ही है ना। ये बस इसका ध्यान रखना है। पेपर में कम से कम 1 या 2 नंबर में, नहीं तो टिप्पणी में रख देता है इसको। आनुवांशिक लक्षण से आप क्या समझते हैं? आनुवांशिकता क्या होती है? तो आनुवांशिक लक्षण कौन से हैं? वे लक्षण तो जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। इनकी जो वंशागत होने की प्रक्रिया होती है उनको क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? आनुवांशिकता या वंशागति। बस। और इनको क्या कहते हैं? एक आनुवांशिक विशेषक के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये अलग से आया है, अलग से इसी का ही नाम है, एक नया नाम है इसका, आनुवांशिक विशेषक। अगला टॉपिक है न्यूक्लिक अम्ल की खोज। ये पेपर में कम से कम 3 या 4 नंबर में रख देता है इसको। न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं? इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी और इसका क्या महत्व है? देखते हैं क्या होता है इसमें। न्यूक्लिक अम्ल की खोज अल्टमान, ये अल्टमान वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या कब? सन 1889 ईस्वी ने केंद्रकीय पदार्थ से प्रोटीन को अलग करने के बाद शेष बचे फास्फोरस युक्त पदार्थ को अम्लीय होने के कारण न्यूक्लिक अम्ल कहा था। मतलब कहने का यह है, उन्होंने केंद्रकीय पदार्थ से प्रोटीन को क्या किया था? अलग किया था। न्यूक्लियस से प्रोटीन्स को अलग किया था। अब अलग करने के बाद में जो बचा कुचा जो पदार्थ था ना, फास्फोरस युक्त पदार्थ बचा था, उसको क्या किया? उसमें देखा था उन्होंने ये क्या है? अम्लीय है। इसके ये अम्लीय होने के कारण ये क्या है? अम्लीय होने के कारण उसका नाम क्या रख दिया था? न्यूक्लिक अम्ल। बस, और कुछ नहीं। मतलब उन्होंने एक नया पदार्थ रखा, देखा था उसमें जो शेष बचा हुआ पदार्थ था, किसमें? केंद्रकीय पदार्थ में। केंद्रकीय पदार्थ से जो प्रोटीन निकाली थी ना, उसमें एक नया पदार्थ बचा था, उसका नाम क्या था? न्यूक्लिक अम्ल। एक एसिड देखा था उसमें, एसिड को ही उसको क्या रख दिया था? न्यूक्लिक अम्ल का नाम दे दिया गया। आगे कोसेल अगले वैज्ञानिक, उन्होंने क्या किया? 1893 में क्या किया था? न्यूक्लिक अम्लों के विखंडन से 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक, फास्फोरिक अम्ल व कुछ कार्बोहाइड्रेट प्राप्त किए। उन्होंने क्या किए थे? 4 प्रकार के पदार्थ निकाले थे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ये देखा कि थाइमस की जो ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि की कोशिकाओं से प्राप्त क्या किया था? केंद्रकीय पदार्थ। क्या किया था? केंद्रकीय पदार्थ। थाइमस ग्रंथि से ये केंद्रकीय पदार्थ को क्या किया था? केंद्रकीय पदार्थ में 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। उन्होंने ये सर्च किया था, जो थाइमस ग्रंथि होती है, ठीक है, थाइमस ग्रंथि से उन्होंने क्या किया था कि केंद्रकीय पदार्थ देखा, केंद्रकीय पदार्थ में 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक देखे थे। तो उन्होंने क्या किया था? कोसेल ने क्या किया था? ये देखा कि थाइमस जो ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ये क्या है? मानव की मस्तिष्क के पिछले भाग में वहीं पे होती है।
ठीक है, कि कोशिकाओं से क्या किया था, प्राप्त केंद्र की पदार्थ, क्या किया था, केंद्र की पदार्थ में दो प्रकार के क्या किए थे, नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। उन्होंने ये देखा था, उन्होंने ये देखा था, क्या देखा था। आगे इसमें कौन कौन से थे, एक तो थे प्यूरिन क्षारक, जिसमें कौन कौन से थे, एडिन, इसको एडिन को ए से व्यक्त करते हैं, वह दूसरा था ग्वानिन, जी से व्यक्त करते हैं इसको। और इसमें थे दूसरा कौन सा क्षारक था, पिरिमिडीन, पिरिमिडीन में थे साइटोसिन, इसको किससे व्यक्त करते हैं, सी से, और थायमिन टी से। ये चार प्रकार के क्या होने थे, चार प्रकार के पदार्थ देखे थे उन्होंने। अगला है ईस्ट कोशिकाओं से, जो कमी की कोशिकाएं होती हैं, ईस्ट कोशिकाओं से प्राप्त केंद्र की पदार्थ में क्या किया था, थायमिन के स्थान पर क्या हुआ था, यूरेसिल पदार्थ देखा था उन्होंने। यूरेसिल जो क्षारक था वो मिला था, तो थायमिन के स्थान पर सिर्फ इसके स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल होता है इसके स्थान पर। ये होता है हमारा कहाँ पे, ईस्ट कोशिकाओं में देखा था उन्होंने। किसने ये देखा था, कोसेल ने, ये कोसेल। ये वो हमारा न्यूक्लिक अम्ल की खोज के बारे में है ये, ठीक है। एक बार दोबारा से और देख लो, आइटमान ने सन 1889 ने केंद्र की पदार्थ से क्या किया था, प्रोटीन्स को अलग किया था। अब प्रोटीन्स को अलग करने के बाद में जो शेष बचा, फास्फोरस युक्त पदार्थ बचा था ना, उस पदार्थ को अम्लीय होने के कारण क्या किया था, उसका नाम क्या रख दिया था, उसका नाम रख दिया था न्यूक्लिक अम्ल। उस नया पदार्थ मतलब जो कुछ बचा था ना, फास्फोरस युक्त पदार्थ बचा था, उसका नाम रख दिया था न्यूक्लिक अम्ल। अब कोसेल ने क्या किया था, कोसेल ने न्यूक्लिक अम्लों के विखंडन से क्या किया था, चार प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक बनाए थे, फास्फोरस अम्ल और वह कुछ अन्य कार्बोहाइड्रेट प्राप्त किए थे। उन्होंने ये देखा था, क्या देखा, जो थाइमस ग्रंथि की कोशिकाओं से जो प्राप्त केंद्र की पदार्थ में, थाइमस ग्रंथि से जो केंद्र की पदार्थ प्राप्त किया था, उनमें क्या हुआ, दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। अब दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से, एक तो प्यूरिन और दूसरा है पिरिमिडीन। अब प्यूरिन पिरिमिडीन में भी दो होते हैं, इसमें कौन से, एडिनिन, इसको ए से व्यक्त करते हैं, और ये होता है दूसरा ग्वानिन। अब इसमें पिरिमिडीन में कौन से क्षारक हैं, साइटोसिन और थायमिन। ये चलेंगे सिर्फ, ये हमारे कहाँ पे आएंगे, ये उसमें पढ़े जाएंगे जो डीएनए की संरचना होती है, उसमें वाटसन क्रिक मॉडल ने उन्होंने वहाँ पे समझाया, तो उसका जो इनका प्रयोग, चारों का प्रयोग है, उनका वहाँ पे डिटेल में समझाया गया है, ठीक है। यहाँ पे तो बस इन्होंने इनकी सर्च की थी, ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ से व्यक्त किए थे, ठीक है। तो ये कहाँ से निकाले थे, केंद्र की पदार्थ से निकाले थे, सीधी सी बात ये है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन नीचे है, ईस्ट कोशिकाओं से, जो कमी वाली कोशिकाओं से प्राप्त केंद्र की पदार्थ देखा था, उसमें से क्या किया था, उसमें से थायमिन के स्थान, जो थायमिन है ना, इसके स्थान पर क्या था, यूरेसिल था, ठीक है। यूरेसिल क्षारक था यहाँ पे, ये बस ये हुआ आपका न्यूक्लिक अम्ल की खोज। देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं डीएनए। कभी कभी पेपर में पूछा जाता है, एक नंबर में पूछ लेता है टिप्पणी में कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। एक नंबर का क्वेश्चन है बस। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। हाँ, तो इसमें क्या होता है, डीएनए की खोज सन 1869 ईस्वी में जर्मन रसायन, जो जर्मनी के रसायन शास्त्री थे, जर्मनी के प्रसिद्ध, कौन थे, फ्रीडरिक मिस्चर ने की थी। किसकी खोज की थी, डीएनए की खोज की थी, इसकी डीएनए की। कब की थी, 1869 ईस्वी में, ठीक है। किसने की थी, फ्रीडरिक मिस्चर ने की थी। उन्होंने मानव कोशिका की, उन्होंने किसने, फ्रीडरिक मिस्चर ने मानव कोशिका केंद्रक से एक सफेद द्रव्य संश्लेषित किया, एक सफेद पदार्थ निकाला, सफेद किया, एवं इसका नाम न्यूक्लियन दिया था। क्या नाम दिया था, न्यूक्लियन, मतलब इतना नया न्यूक्लियन नाम दिया था। अम्लीय प्रकृति तथा केंद्रक में उपस्थित होने के कारण इसे क्या बोल दिया गया, केंद्रक अम्ल। किसमें पाया जाता था, क्योंकि केंद्रक में तो पाया जाता है, और एक ऐसी प्रकृति थी इसकी, अम्लीय, इसीलिए तो इसका क्या नाम रख दिया था, केंद्रक अम्ल। ये आपका डीएनए के विषय में, डीएनए की खोज कब हुई, इसका नाम केंद्रक अम्ल कैसे पड़ा, और ये कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में ये है। तो क्या कहाँ पाया जाता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसका नाम है पूरे डीएनए का। और इसकी खोज किसने की थी, 1869 में जर्मनी के रसायन शास्त्री केमिस्ट्री के थे, ठीक है। उन्होंने की थी, कब की, कहाँ, किसने की थी, फ्रीडरिक मिस्चर ने की थी। उन्होंने क्या किया था, मानव कोशिका केंद्रक से क्या किया था, एक सफेद पदार्थ निकाला था,
ठीक है, संश्लेषित किया था एवं इसका नाम क्या रख दिया था, न्यूक्लिन। न्यूक्लिन दिया था अम्लीय उनकी, फिर उन्होंने न्यूक्लिन रखने के बाद में फिर उसमें देखा था कि ये किसकी कैसी प्रकृति है, तो उन्होंने देखा था उसकी प्रकृति कैसी थी, अम्लीय। कैसी प्रकृति थी, अम्लीय। अम्लीय प्रकृति तथा केंद्रक में उपस्थित, किसमें थे, केंद्रक में उपस्थित होने के कारण, किसमें, केंद्रक में उपस्थित होने के कारण क्या क्या रख दिया था, इसे केंद्रक अम्ल कहा गया था। इसको क्या रख दिया था, केंद्रक अम्ल। ये खाली मैंने समझाने के लिए बनाया है, बाकी का आप नोट कर लेना, ठीक है। पेपर में मैंने पहले बता दिया है कि न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं तथा डीएनए का पूरा नाम भी दीजिए तथा इसके विषय में बताइए। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन चाहे कैसे भी आए, लेकिन हमें मेन चीज रहती है, हमें मेन टॉपिक क्या है, हमारा मेन टॉपिक, मेन हेडिंग, मेन प्रकरण क्या है, बस उसका ध्यान रखना है। तो कुछ नहीं करना है, बस डीएनए का पूरा नाम पूछिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है और इसकी खोज किसने की थी, 1869 ईस्वी में जर्मनी के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। उन्होंने कब की थी, 1869 में। क्या नाम था उनका नाम था फ्रीडरिक नीशर ने की थी। उन्होंने क्या किया था, मानव की कोशिका से, केंद्रक से, मानव की कोशिका थी ना, उसमें से केंद्रक से एक सफेद द्रव्य पदार्थ, उन्होंने एक सफेद पदार्थ निकाला था, संश्लेषित किया था, इकट्ठा किया था एवं इसका नाम क्या रख दिया था, न्यूक्लिन। क्या नाम रख दिया था, न्यूक्लिन, ठीक है, दिया था। अम्लीय प्रकृति, फिर उन्होंने देखा था कि इसमें कैसी प्रकृति, इसकी कैसा है, कैसे टाइप का है, अम्लीय प्रकृति था केंद्रक में उपस्थित होने के कारण, क्या पे न्यूक्लियस में केंद्रक में उपस्थित होने के कारण इसका नाम क्या रख दिया था, इसे केंद्रक अम्ल कहा गया था, ठीक है बच्चों। हाँ, साथ ही साथ एक ठीक चीज ध्यान रखना है बच्चों सभी को, आपको इसको समझने के बाद ना आप सभी अपने फेयर वर्क कॉपी में नोट करते जाएंगे, ठीक है। आप अपनी कॉपी में भी नोट करते रहना है, इस चीज को फेयर वर्क करते रहना है कंप्लीट, जिससे आपका कोर्स भी कंप्लीट चलता रहे। और अधिकतर ये टॉपिक कैसे हैं, मोस्टली परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये टॉपिक, ये प्रकरण, हेडिंग, ये परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं, इसलिए मैं अधिकतर टॉपिक ले रहा हूँ जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वेरी महत्वपूर्ण है।